मेरा नाम कुंभाराम, विषय संस्कृत, कक्षा 10वीं से सेठ अंसार मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन कक्षा चालू हो रही है। समास। समास के बारे में आज बताया जा रहा है कि समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल में जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। नंबर 2 द्वंद्व समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। कक्षा 10 में सिर्फ 3 समासों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय या प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें हम पहले अव्ययीभाव समास का वर्णन करेंगे कि अव्ययीभाव का समास का वर्णन कैसे है। इसके अंदर पहले नंबर 1 जिस समास में पहला पद अव्यय या प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस प्रकार से निर, इसका अर्थ होता है अभाव। निर के साथ में जो भी शब्द आएगा उस शब्द को पहले लिख करके फिर उसका अर्थ पीछे लिख देंगे। मक्षम अभाव। नंबर 2 उप। उप का अर्थ होता है समीपम। उप के साथ में कोई भी शब्द आ जाए उसको कारक के चिन्ह के अनुसार नगर का अभाव, तो इसको षष्ठी विभक्ति के एकवचन में, द्विवचन में या बहुवचन में लिख करके इसके पीछे उप का अर्थ लिख देंगे।
नंबर 3 यथा। यथा के हिंदी में होता है के अनुसार, परंतु संस्कृत में क्या लिखेंगे इसका? अनतिक्रम्य। यथा के साथ में कोई भी शब्द आ जाए, उस शब्द को वैसे वैसे लिख करके पीछे इसका अर्थ लिख देंगे अव्यय का, अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। नंबर 4 अनु। अनु का अर्थ होता है योग्यम। अनु के साथ में जो भी शब्द आ जाएगा उसको भी कारक के चिन्ह के अनुसार षष्ठी विभक्ति के, कारक के चिन्ह के अंदर का के की आता है तो उसको षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में लिख करके रूपस्य और पीछे अनु का अर्थ है वो लिख देंगे। रूपस्य योगम। अगला 5वां है सह। सह का अर्थ होता है सहित, और सह के योग में हमेशा ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। सह के साथ में जो भी शब्द आ जाए उसको तृतीय व्यक्ति के अंदर बदलकर पीछे इसका अर्थ लिख देंगे सह का। चित्रेन सहितम। नंबर 6 आ। आ का अर्थ होता है पर्यंत। आ के साथ में जो भी शब्द आ जाए उस शब्द को वैसे वैसे लिख करके पीछे आ का अर्थ लिख देंगे पर्यंत। ये आपका है अविभाज्य समास। नंबर 2 है इसके अंदर कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में पहला पद विशेषण या विशेष्य और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय को भी 4 भागों में बांटा जाता है। कर्मधारय के भेद, कर्मधारय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 विशेषण विशेष्य। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम और उसकी विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार से श्वेत कमलम, कमल कैसा है? श्वेत। इसके अंदर आपको ये देखना है पुल्लिंग आता है तो अनुस्वार लग जाएंगे, विसर्ग लग जाएंगे, और अगर स्त्रीलिंग आता है तो आगे मात्रा लग जाएगी, और नपुंसकलिंग आता है तो मैं हल लग जाएगा। इसके अंदर ये है पुल्लिंग हुआ
तो विसर्ग, स्त्रीलिंग हुआ आ की मात्रा और नपुंसकलिंग हुआ तो मैं है। अब इसके अंदर श्वेत कमल दोनों ही नपुंसकलिंग है और एक वचन है, इनके अंदर मैं हलन लग जाएगा श्वेतम कमलम। नंबर 2 मेधावी छात्रा, दोनों ही स्त्रीलिंग है, इसके अंदर को ना विसर्ग लगेंगे और ना ही म हलंत लगेगा। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में आ की मात्रा की छात्रा। नंबर 2 उपमान उपमेय, संज्ञा सर्वनाम किसी के साथ में उपमा दी जाती है तो उसे उपमान कहते हैं। इसके अंदर मृग नयनम, आंखें कैसी हैं? नयनम मैंने आंखें मृग के समान, मृग जैसी आंखें हिंदी में, और जैसे क्या कहते हैं इव, तो मृग है पुल्लिंग होता है इसलिए विसर्ग लग गए इव, और नयनम होता है नपुंसकलिंग इसलिए इसके अंदर क्या लग गया? वह हलंत लग गया। मृग नयनम, मृग इव नयनम। नंबर 3 होता है इसके अंदर उपमान उत्तर पदक, पूर्व मैंने पहले उत्तर मैंने बाद में, इसलिए अब उपमान की जो आएगी परिभाषा को पीछे जाएगी। उपमान उत्तर पदक पुरुष व्याघ्र, पुरुष कैसा है? शेर जैसा, तो पुरुष शेर जैसा, पुरुष पुल्लिंग है इसके साथ में विसर्ग लग गए, व्याघ्र भी पुल्लिंग है इसलिए विसर्ग लग गए, और इव का अर्थ पीछे चला गया जैसा का। उपमान में बीच में आता है इव, और उपमान उत्तर पदक के अंदर इव बाद में आता है। पुरुष सिंह है, पुरुष है पुल्लिंग है विसर्ग लग गए, सिंह है ये भी पुल्लिंग होता है इसलिए इसके अंदर विसर्ग लगे, और जैसे अर्थ पीछे चला गया इव। नंबर 4 अवधारणा पूर्वक। हमारे प्राचीन समय की मान्यता है कि हम प्राचीन समय चीजों को हम मानते थे गुरुदेव, गुरुदेव है, गुरु ही देव है, इसकी हिंदी क्या होती है? गुरु ही देव। तो गुरु को हम पुल्लिंग में विसर्ग कहते हैं, और ही का अर्थ होता है एव, और देव में भी क्या है? पुल्लिंग है, गुरु एव देव है। नंबर 2 विद्या धनम, विद्या को सबसे बड़ा धन माना जाता है प्राचीन समय से और अब भी है, तो विद्या तो स्त्रीलिंग है इसके अंदर आ की मात्रा लग गई, ए ही का अर्थ होता है एव, और धनम है नपुंसकलिंग। नंबर 3 वेद संपत्ति, हमारी पुरानी पूरी संस्कृति ही वेदों के ऊपर टिकी हुई है। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो वेद पुल्लिंग का नाम है एव संपतम। नंबर 4 तीसरा इसके अंदर है द्वंद्व समास। जिस समास में
दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पितृ, माता और पिता दोनों ही हमारे लिए प्रधान होते हैं, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, माता च पिता च। अगर विसर्ग लगाओगे तो श नहीं लगाते, और विसर्ग नहीं लगाना तो बीच में श लगा दो। दिवस रात्रु, दिवसे च रात्रि च। सिर्फ पुल्लिंग के साथ में विसर्ग लगते हैं और किसी के साथ में विसर्ग नहीं लगते। नंबर 4 द्विगु समास। परिभाषा इसकी है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचपात्रम, इनमें दो शब्द होंगे, पहला और दूसरा, दोनों को षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में लिख करके पीछे समाहार लगाने हैं। इनका अर्थ होता है हिंदी में पंच, 5 पात्रों का समूह। और संस्कृत में बनाएंगे पंचानाम, पात्रानाम, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में है, और समूह का अर्थ होता है समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह अर्थात वृक्षों का समूह। तो इसके अंदर भी वही संस्कृत बनाएंगे, पंचानाम, इसको कहते हैं वटानाम, समाहार। यह आपका समास का टॉपिक खत्म हो चुका है।